नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे कई सारे वीडियोस में हमने फिश फीड लाइन को, कैटल फीड लाइन, पोहा प्लांट, मूरी प्लांट सब कवर किया। आज इस वीडियो में हम आपको स्पेशली व्हीट फ्लोर मिल प्लांट यानी कि गेहूं का आटा बनाने के प्लांट के बारे में पूरा वीडियो कवरेज कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम आपको आखिर व्हीट फ्लोर कैसे बनता है, किस वैरायटी के गेहूं से बनता है, इसको बनाने के लिए क्या क्या मशीनें काम में आती हैं, उनको लगाने में कितनी जगह लगेगी, कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी और आखिर इस पूरे बिजनेस में हमें कितनी बचत होगी, इन सारे ही पहलुओं पे हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इस सफ़र को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि अभी यूट्यूब पर इस तरह का कोई भी वीडियो नहीं है जो एक ही स्लॉट के अंदर आपको व्हीट फ्लोर बनाने का तरीका और उसमें होने वाली बचत तथा मशीनरी सबका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह वीडियो हम कंपनी यानी कि हमारी कंपनी जो प्रोवेक इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, क्योंकि हम खुद ही मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे द्वारा ये वीडियो जनरेटेड है, इसमें आप पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको किसी भी बिचौलिए से कॉन्टैक्ट ना करते हुए डायरेक्ट हमारी कंपनी को आप ऑर्डर करके मशीनें लगवा सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक देखना तथा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आखिर व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप दोस्तों सब आदमी जो हमारे इंडियन पीपल हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये गेहूं की रोटी खाते हैं। सबसे पहले हमारे को यूज़ पता है गेहूं के आटे का, वो है रोटी बनाने का। लेकिन आखिर गेहूं जो कि ब्राउन कलर का होता है, उससे व्हीट आटा आता कहाँ से, ये एक समझने की बात है। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम गेहूं को अपने हाथ में रखते हैं तो गेहूं का एक तो होता है बाहरी सरफेस जिसको हम बोलते हैं ब्रान, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रान, और एक होता है इंटरनल सरफेस जो आटा जिसके अंदर भरा होता है पूरा, उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। तो जब हम लोग व्हीट को प्लांट के अंदर प्रोसेस करते हैं तो बाहरी सतह को और अंदर सतह को हम मिलिंग और सीविंग प्रोसेस से अलग करके चापड़ यानी कि ब्रान को अलग कर लेते हैं, जिसको हम चॉकर भी बोलते हैं, और जो व्हीट का फ्लोर है यानी कि गेहूं का आटा है उसको अलग कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस के अंदर हम लोग 3-4 तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हीट आता कहाँ से। तो जी हाँ, व्हीट आता है आपके फार्म से यानी खेत से आता है। तो जो खेत से हम लोग व्हीट को काटते हैं तो उसके अंदर डूंडली आती है, डस्ट आती है, डर्ट आती है, मड बॉल्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं। तो व्हीट जब प्लांट से फार्म से आता है तो उसके अंदर कई सारी गंदगियां मौजूद होती हैं, यानी कि फॉरेन मटेरियल या बाहरी तत्व उसमें मौजूद होते हैं, जिसको अगर हमने प्रोसेस नहीं किया या साफ नहीं किया तो हमारा आटा कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसको क्लीन करना होता है। जो भी व्हीट आपका फार्म से आएगा या मंडी से आएगा, उसको सबसे पहले आपको क्लीन करना होता है। क्लीन करने के बाद में आपको इसको सॉफ्टनिंग करना होता है, कंडीशनिंग करना होता है, यानी कि इसके अंदर पानी लगाना होता है। उसके बाद इसको आपको ग्राइंडिंग करना होता है, यानी कि पिसाई करना होता है, और उसके बाद छनाई करना होता है। तो इन 4 प्रोसेस से, यानी कि 1 to 1 ये 4 प्रोसेस बैक टू बैक जब हम करते हैं, तब जाकर के हमको एक ब्राउन व्हीट से हमें एक वाइट व्हीट का फ्लोर यानी कि आटा मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में भी समझेंगे कि आखिर क्या क्या मशीनरी इसके अंदर लगती है। दोस्तों, ये तो बात हुई कि व्हीट से व्हीट फ्लोर कैसे बनता है। अब ये हम समझें कि आखिर व्हीट फ्लोर के यूज़ क्या क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन है कि व्हीट फ्लोर का सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर रोटी बनाने के काम में आता है। इसके साथ साथ मालपुए बनाना है, कुछ लोग उसकी पूरी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। यानी कि किसी भी तरह से देखा जाए तो व्हीट फ्लोर हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है। यानी कि अगर हम लोग रोटी नहीं खाते हैं तो हम काम नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि व्हीट जो फ्लोर है वो सबसे बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि व्हीट और व्हीट फ्लोर हमको एनर्जी देने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 100 ग्राम व्हीट की, तो उसके अंदर 13% यानी कि 13 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो वेजिटेरियन सोसाइटी के अंदर ये सोयाबीन के बाद और कुछ लेंटिल्स यानी कि दालों के बाद व्हीट सबसे बड़ा प्रोटीन का सोर्स है। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि व्हीट में आपको मैंने बताया कि इसका बाहरी सरफेस को हम चापड़ बोलते हैं या ब्रान बोलते हैं, और अंदर के सरफेस को एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसमें से आटा निकलता है। तो इसकी जो बाहरी सरफेस है जिसको हम चापड़ बोलते हैं, ये फाइबर का सबसे बड़ा सोर्स है। तो अगर हम एक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम जब एक व्हीट को हम उसका पूरा अनुमान लगाते हैं तो एक व्हीट का 80 to 85% पोर्शन के अंदर आटा भरा होता है और 12%
पोर्शन जो होता है उसका होता है, उसके अंदर ब्रान होता है, और बाकी 3% जो प्रोपोर्शन होता है इसके अंदर इसमें पोर्स होते हैं, जिससे कि वीट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर हम देखा जाए तो एक पूरा वीट जो ग्राइंडिंग करते हैं तो हम अनुमानित 8 से 10% उसके अंदर से फाइबर निकाल सकते हैं, यानी कि ब्रान निकाल सकते हैं, और 92% उसके अंदर से हम आटा निकाल सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस से। तो दोस्तों अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा कितने तरीका होता है। तो एक तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बहुचर्चित है वो है वाइट व्हीट फ्लोर, यानी कि सफ़ेद जो गेहूं का आटा आता है जिससे हम लोग घर पे रोटी बनाते हैं नॉर्मली, वो जो कि इंटरनल जो एंडोस्पर्म से निकला हुआ है सीधा ग्राइंडिंग होने के बाद में और ब्रान को अलग करने के बाद में जो बनता है वो है वाइट व्हीट फ्लोर। और अगर हम लोग संपूर्ण यानी पूरे व्हीट को ही पीस दें, पूरी उसकी पिसाई करके छनाई कर लें, हम इसके अंदर से ब्रान को ना हटाएं, तो उसको बोलते हैं हम होल व्हीट फ्लोर, यानी कि संपूर्ण गेहूं का आटा। और ये आपको बताना ज़रूरी है कि जो ये होल व्हीट फ्लोर होता है ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है हमारे डायबिटीज़ यानी मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए, क्योंकि ये फाइबर का सबसे बड़ा सोर्स होता है, फाइबर प्लस कार्बोहाइड्रेट का जॉइंट। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे जो घरों में यूज होता है वो आटा यूज होता है जिसके अंदर से हम लोग ब्रान को यानी कि चापड़ को बाहर अलग कर देते हैं, और ये चापड़ बाद में फिर कैटल फीड के लिए, पशु आहार के लिए, या मुर्गी पालन के लिए, या फिर फिश पालन के लिए चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 100 किलो गेहूं का लगभग 90% का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म, जिसको हम पिसाई करके व्हाइट व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं। वो हमारे घर पे आटा के रूप में आता है, जिसको हम लोग बाद में चपाती बनाने के लिए, रोटी पराठा बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया 2 मेजर कंपोनेंट के बाद में। जो 2 मेजर कंपोनेंट इसके बाद, माइनर कंपोनेंट इसके बाद बचे हैं, वो है मैदा और सूजी। तो जी हाँ दोस्तों, जो अंदर का एंडोस्पर्म पार्ट है उसी पार्ट को अगर हम लोग कोर्स और फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो हम लोग इससे मैदा बना सकते हैं, जो हमारे घर पे समोसा, कचौरी या मठरी अलग अलग उत्पाद बनाने का काम आता है। तथा सूजी बना सकते हैं जो थोड़ा सा मोटा होता है, और उससे हम सूजी का हलवा या रवा डोसा, सूजी का डोसा, ये सब बनाने का काम आ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक व्हीट से हम लोग नाना तरह के व्यंजन घर पे बना सकते हैं। लेकिन आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ व्हीट फ्लावर यानी कि सफ़ेद जो गेहूं का आटा है उसके बारे में बताना जा रहे हैं, यानी कि वो आटा जिसके अंदर से हम चापड़ अलग कर देंगे और गेहूं का आटा हमारा अलग हो जाए, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस सफ़र को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर 4 प्रोसेस से हमारा गेहूं निकलेगा। मैंने बताया कि आपको जब गेहूं हमारे फार्म से आता है या खेत से आता है तो उसके अंदर कई सारी की गंदगियां होती हैं, मड बॉल्स, स्टोन पार्टिकल्स, लोहा लकड़ होता है, डूंडली होती है, डस्ट होती है, डर्ट होती है, किसी का गमछा होता है, क्योंकि किसान लोग उसको काटते हैं। तो हमें सबसे पहले किसी भी तरह से अच्छा आटा बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सारी चीज़ों को हमारे गेहूं से अलग कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हम यूज करते हैं हाईली साइंटिफिक कंटिन्यूस प्रोसेस युक्त क्लीनिंग सेक्शन। इस क्लीनिंग सेक्शन में 4 से 5 स्टेजेस में हम लोग सारी ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से निकालते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले जब हम गेहूं को प्लांट में लाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसको डालते हैं एलिवेटर से ड्रम सीव के अंदर। जी हाँ, ये ड्रम सीव 3 पार्ट में बनी होती है, यानी इसमें जालियाँ लगी होती है, मोटी, बारीक और बारीक। तो इसमें हम गेहूं के अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, यानी कि गमछा हो गया या मान लीजिए डूंडली हो गया या लोहा लकड़ हो गया, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पर अलग हो जाती है। गेहूं जाली से पास होकर के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और उस मोटी चीज़ें जो रहेंगी, बड़ी सी बड़ी जो चीज़ें रहेंगी, कोर्स जो चीज़ें रहेंगी, वो आगे जाकर इकट्ठी हो जाती है। तो ये सबसे पहली फर्स्ट स्टेज पे क्लीनिंग होती है, जहाँ पर हम गेहूं से बाकी सब चीज़ों को अलग कर देते हैं, यानी कि मोटी चीज़ों को, जो मोटी मोटी हमको दिख रही है, आंखों से दिख रही हैं। लेकिन अभी ये गेहूं पूरी तरह से क्लीन नहीं है। इसके बाद हम सेकंड स्टेज में गेहूं को ले जाते हैं वाइब्रो सेपरेटर में। जी हाँ दोस्तों, वाइब्रो सेपरेटर जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेपरेटर मतलब जो कि अलग करेगा, सेपरेट करेगा, और वाइब्रो मतलब जिसका बेस वाइब्रेशन है। इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों वाइब्रेशन से गेहूं जंप खाता है, उचकता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो बाकी हल्की चीज़ें हैं, जैसे डूंडली हो गई या डस्ट हो गई, डर्ट हो गई, वो सब चीज़ें डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अलग होकर के साइड में निकल जाएंगी या फिर एयर से सक होकर के साइक्लोन में पहुंच जाएंगी। तो ये एक मेन इक्विपमेंट है, क्योंकि अगर हमें गेहूं को बिल्कुल वाइट बनाना है तो हमें उसके अंदर से मौजूद डूंडली को, डस्ट और डर्ट जो भी है उसको निकालना जरूरी है। और इस मशीन की परफॉर्मेंस ही आपकी व्हीट की बढ़िया क्वालिटी को इंश्योर करती है।
तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाइब्रो सेपरेटर में ध्यान रखने की चीज़ है, हमने उस चीज़ को निकाला जो कि गेहूं से हल्की है, जिसका डेंसिटी गेहूं से कम है। क्योंकि यहाँ पर जब हम गेहूं को उचकाते हैं या यहाँ पर जब जो जंप करता है तो हल्की चीज़ उसकी सक होकर के या साइड में निकल कर आ जाती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसकी डेंसिटी गेहूं के बराबर है, जिसको बोलते हैं हम स्टोन या मड बॉल्स। उसको निकालने के लिए वाइब्रो सेपरेटर से निकला हुआ गेहूं हमारा जाता सीधा ड्राई डिस्टोनर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसको ड्राई डिस्टोनर से बोलते हैं क्योंकि ये ड्राई प्रोसेस है। दूसरी चीज, डिस्टोनर जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, डिस्टोनर मतलब जो स्टोन को अलग कर देगा। यहां पर दोस्तों सेम प्रिंसिपल यहां पर अप्लाई होता है, लेकिन यहां पर जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दोनों होता है। यानी कि इसमें मटेरियल उलट साइड में, पीछे की साइड में, जो हेवी मटेरियल पीछे की साइड में जाएगा और हल्का मटेरियल जो आपका आगे की साइड में आ जाएगा। इसमें भी सेम प्रिंसिपल होता है, वाइब्रेशन होता है तथा इसमें एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होती है। वाइब्रेशन विद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जिससे कि स्टोन पार्टिकल्स उचक करके अलग आ जाते हैं और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से वो अलग होते जाते हैं। तो यहां थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज होता है, लेकिन इस प्रोसेस से हम यहां पर मड बॉल्स को या स्टोन पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। दोस्तों यहां तक आने के बाद इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा एयर सेक्शन भी चलता रहता है। यानी कि वाइब्रो सेपरेटर पर भी हमारा एयर सेक्शन सिस्टम होता है, डिस्टोनर पर भी हमारा एयर सेक्शन सिस्टम होता है। इसके जो भी डस्ट और डर्ट इस प्रोसेस में बनती है या होती है वो सारी हमारी सक होकर के यानी कि समेट करके हम लोग एक साइक्लोन में भर लेते हैं। दोस्तों यहां से जो वीट निकला, अभी भी इस वीट के अंदर कुछ गंदगियां मौजूद रहती हैं। जो हम अगर बात करें वीट की, तो जब हम वीट को इस तरह से खड़ा रखते हैं तो उसमें कुछ क्यारियां बनी होती हैं, कुछ निशानियां बनी होती है, इनके अंदर भरी होती है। तो दोस्तों इसको साफ करने के लिए हम लोग स्कॉरर मशीन की यूज करते हैं, जो ब्रशिंग एक्शन से इस पूरी धारियों के अंदर जो गंदगी मौजूद है या डस्ट चिपकी हुई है, जो बाहर से चिपकी हुई है, जो दिख नहीं रही है, उसको साफ कर लेती है। और यहां से अगर हम देखें तो ड्रम सीव, वाइब्रो सेपरेटर, डिस्टोनर, स्कॉरर, इन 4 बेसिक मशीनों से जब हमारा मटेरियल निकलता है तो वह लगभग पूरी तरह से क्लीनिंग हो चुका होता है। इसके बाद हमें इसमें फर्दर क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों ये एंडलेस प्रोसेस है। आज हम जो बात कर रहे हैं छोटे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कई सारे बड़े प्लांट्स के अंदर 3 स्टेज पर भी क्लीनिंग होती है। प्री क्लीनिंग, फर्स्ट क्लीनिंग, सेकंड क्लीनिंग और फाइनल क्लीनिंग, 3-4 स्टेज पे क्लीनिंग होती है। क्योंकि जितना साफ हमारा गेहूं होगा, जितनी ज़्यादा गंदगी हम बाहर निकाल सकते हैं, उतना ही वाइट, उतना ही प्योर हमारा आटा होगा, यानी किरकिर लेस हमारा आटा होगा। तो एक प्योर आटे के लिए हमें क्लीनिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब दोस्तों इस चारों प्रोसेस से निकलने के बाद में हमारा वीट लगभग 100% वीट क्लीनिंग हो चुका होता है। और अब इस वीट को हमको डालना होता है सेकेंड प्रोसेस में, जो है सॉफ्टनिंग या कंडीशनिंग। तो दोस्तों अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें सॉफ्टनिंग करनी क्यों है। तो दोस्तों सिंपल सा इसका फंडा हम इस तरह से जानते हैं कि अगर हम लोग सॉफ्टनिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा और सॉफ्टनिंग करते हैं तो क्या होगा। दोस्तों हमें बनाना है, हमारा एंड पर्पज है वीट फ्लोर जो कि सफ़ेद हो। जब हम सॉफ्टनिंग नहीं करते हैं तो वीट का जो आउटर कोट है, जिसको कि हम ब्रान बोल रहे हैं, वो हार्ड होता है। सॉफ्टनिंग करने से लगभग 8 से 10 घंटे की सॉफ्टनिंग करने से ये हमारा जो आउटर कोट है वो हो जाता है नरम। और नरम होने से जब हमारा यह वीट सॉफ्टनिंग के बाद चक्की में जाता है तो आसानी से अंदर के एंडोस्पर्म से आटा निकल जाता है और ये जो बाहर का सरफेस जिसको हम ब्रान बोलते हैं, ये चापड़ के रूप में अलग हो जाता है, छन करके अलग हो जाता है। अगर हम लोग सॉफ्टनिंग नहीं करते हैं तो यह जो बाहर का सरफेस है, इसको फोड़ने में या इसको पीसने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और इस ताकत लगाने के प्रोसेस के अंदर हमारी चक्की के पार्ट के बीच में इतनी हीट बन जाती है कि उस ब्रान को पीसने के लिए या भारी सरफेस को पीसने के चक्कर में हमारा एंडोस्पर्म जो जो पाउडर है, जो इतना नरम है, नॉर्मल है, वो फिर काला पड़ने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है, क्योंकि वो जलने की तरफ जाने लग जाता है। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे कलर को या हमारी आटे की गुणवत्ता को डिसाइड करने वाला फैक्टर है, वो है सॉफ्टनिंग या कंडीशनिंग। एक प्रॉपर 8 से 10 घंटे की हम कंडीशनिंग अगर इंश्योर करते हैं तो उससे हमारा गेहूं का जो आटा है एकदम सफ़ेद बनेगा तथा साथ ही साथ ये पूरा गुणवत्ता युक्त होगा। यानी कि क्योंकि हम लोग पहले इसको पानी लगा करके उसको सॉफ्ट कर रहे हैं, तो सॉफ्ट करने से हमें बाद में ग्राइंडिंग में ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है और इस तरह से हम लोग कम पावर के अंदर हमारे गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो सॉफ्टनिंग यानी कंडीशनिंग
इस पूरे प्रोसेस का सबसे अभिन्न और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहां से हम लोग क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हैं। कई फैक्ट्रीज आज की डेट में पानी को नहीं लगाती हैं और किसी भी तरीके से गेहूं को पीस करके निकाल देती हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, जब भी आप देखें कि आटा पीला है, आटे में थोड़ा पीलापन यानी कि आटा जला हुआ सा है, जो कि सॉफ्टनिंग ना करने के कारण है। इसलिए सॉफ्टनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों सॉफ्टनिंग के बाद में हमारा ये गेहूं जो है सीधे सीधे चक्की में जाता है। तो चक्की का जैसा आप जानते हैं कि दो पार्टन के बीच में साबुत बचता ना कोई, यानी कि दो पार्ट होते हैं जिनके बीच में कोई साबुत नहीं बचता है। इस तरह से गेहूं भी जब चक्की के पार्ट के बीच में आता है, जो पार्ट घूम रहा है उसके बीच में आकर के ये गेहूं पूरा पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर निकल कर आ जाता है। और इस गेहूं को हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए चक्की का आरपीएम कम से कम रखते हैं और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। साथ ही साथ चक्की के अंदर सेंटर में इनपुट जाता है और आउटपुट जो है दो पार्टों के बीच से साइड में निकल कर आता है। इस पूरे प्रोसेस से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे, यानी कि पहला आया हुआ गेहूं पहली बार पिस करके बाहर निकल कर आ जाता है, इसलिए उसकी रीग्राइंडिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए हमें चक्की के अंदर टोचन करके उसके पार्ट को इतना अपडेट रखना पड़ता है ताकि हमें किसी भी तरीके से ओवर हीटिंग करने की या किसी भी तरीके से कम ग्राइंडिंग करने की शिकायत ना हो। तो अब यहां से चक्की से जो हमारा आटा बना, इसके अंदर अभी भी ब्रान है क्योंकि हमने अभी से पिसाई की है। अब इस आटे को हम लोग न्यूमेटिकली यानी कि हवा के सिस्टम से, ब्लोइंग सिस्टम से उठा करके सीधा हम ले जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन। जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन एक तरह की वो मशीन है जिसके अंदर एक रोटेटरी ड्रम है जिसके ऊपर जाली लगाई हुई हमने, और ड्रम के अंदर जब हम लोग इस पूरे आटे को डालते हैं जिसमें कि ब्रान भी है और हमारा एंडोस्पर्म भी है, जब उसके अंदर जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये गेहूं का आटा ड्रम की बाहर की सरफेस पे चिपटता है और यहां पर छनाई होकर के हम लोग इसको नीचे ड्रम में इकट्ठा कर लेते हैं। और यहां पर हमें जो आटा मिलता है ये प्योर शुद्ध देशी गेहूं का आटा होता है जिसके अंदर कोई ब्रान नहीं है। इस पूरे प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगल सीविंग से, हम लोग ब्रान को और गेहूं को सेपरेट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह प्रोसेस हमारी पूरी क्वालिटी को डिसाइड करने वाली इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम किसी भी चूक से ब्रान को आटे में मिक्स कर देते हैं पिसाई के बाद तो हमारे आटे में किरकिर आएगी। अगर हम ब्रान को सेपरेट कर रहे हैं और आटे को सेपरेट कर रहे हैं तो पूरी तरह से सेपरेट करना होगा। अदरवाइज अगर हमें सेपरेट नहीं करना है तो पीछे दाब कम करके हमको होल व्हीट आटा बनाना पड़ेगा। इसलिए यहां पर दोनों का सेपरेशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम अगर नटशेल में देखें तो क्लीनिंग, कंडीशनिंग, ग्राइंडिंग एंड सीविंग, इन चार प्रोसेस से हम गेहूं का आटा बना रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे नॉर्मल घरों में आने वाला आटा है। अब दोस्तों, ये तो हुआ पूरा प्रोसेस के बारे में जानकारी। अब हम ये समझते हैं कि आखिर प्लांट लेवल पे इस छोटे प्लांट के क्या क्या वेरिएंट अवेलेबल है। तो दोस्तों, हमारी कंपनी प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे, कोटा, बनारस, आगरा एंड गुवाहाटी पांचों ही जगह पर स्थित है तथा हम लोग मुख्यतः सभी जगह पर आटे प्लांट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी 100 केजी पर आवर का सबसे छोटा प्लांट बनाती है। उसके बाद हमारे पास 200 से 250 केजी पर आवर, 500 केजी पर आवर, 1 टन यानी कि 1000 केजी पर आवर, 2000 केजी पर आवर और 4000 केजी पर आवर, इस तरह के 6 से 7 वेरिएंट हमारे पास प्लांट के हैं। लेकिन नॉर्मली एक नॉर्मल व्यवसायी जो स्टार्टअप में जा रहा है वो 250 केजी पर आवर से लेकर के 1000 केजी पर आवर के प्लांट को ज़्यादा यूज करता है, क्योंकि इस पूरे प्लांट से उसकी नॉर्मल 200-250 किलोमीटर की जो पेरिफेरी है उसकी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आटा एक पेरिशेबल आइटम है। आटे की शेल्फ लाइफ, क्योंकि हम लोग उस पर पानी लगा रहे हैं, इससे आटे की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। मैक्सिमम अगर हम बात करें कि अगर आटा हमारा 12 से 13% मॉइस्चर कंटेंट पे हम लोग आटा बना रहे हैं, फाइनल बना रहे हैं, तो उसकी शेल्फ लाइफ 1 से 2 वीक तक ही आप मान सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी शेल्फ लाइफ यानी कि स्टोरेज क्षमता नहीं होती है नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन अगर आप इसको फ्रोजन चैम्बर में या फ्रीज में रखते हैं तो आप आराम से इसको 1 साल तक भी चला सकते हैं। लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि हमारे हर स्टेट के अंदर अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट है, जैसे महाराष्ट्र लगभग 60 से 80% उसमें हवा में आर्द्रता है, राजस्थान ड्राई स्टेट है। तो अगर हम एवरेज देखा जाए तो 1 से 2 वीक की लाइफ ही इसके अंदर मिल सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आटा उतना ही बने जितना कि बिक सकता है, और आप सरप्लस आटा बना करके अपने यहाँ स्टोरेज रखने की कोशिश ना करें। आटे को उतना ही लेवल से प्लान करें। इसी हिसाब से अपने प्लांट की कैपेसिटी को भी आप प्लान करें कि अगर आप अपने 200-250 किलोमीटर की पेरिफेरी में 250 किलो पर आवर भेज सकते हैं, 500 किलो पर आवर बेच सकते हैं, 1 टन बेच सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है और इस हिसाब से आपको प्लांट का सिलेक्शन करना है। अब बात आई दोस्तों प्लांट के साथ में प्लांट की
कितनी पावर लगती है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो 100 kg के प्लांट के अंदर 27 HP 27 HP पावर की आवश्यकता होती है। 250 किलो के प्लांट के अंदर 35 HP 35 HP पावर की आवश्यकता होती है। 500 kg के प्लांट के अंदर 50 HP यानी 50 HP पावर की आवश्यकता होती है। 1 टन के प्लांट के अंदर 90 HP प्लांट की आवश्यकता होती है। तथा अगर हम बात करें तो 100 HP का प्लांट आप आराम से 700 से 800 स्क्वायर फीट में लगा सकते हैं। 250 kg का प्लांट की बात करें तो आप आराम से 2000 स्क्वायर फीट के अंदर विद रॉ मटेरियल एंड विद फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। 500 kg का प्लांट की बात करें तो आप आराम से 3 से 3500 स्क्वायर फीट के अंदर आप रॉ मटेरियल प्लांट प्लस फिनिश प्रोडक्ट तीनों के साथ प्लान कर सकते हैं। और 1 टन के प्लांट की बात करें तो आराम से आप 4.5 से 5000 स्क्वायर फीट के अंदर 1 टन के प्लांट को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इसके बड़े वेरिएंट जो है 2000 kg पर आवर का, 4000 kg पर आवर का, ये बिल्कुल ही कमर्शियल वेरिएंट के अंदर आ जाता है, जिसमें आपको प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर और बाकी सब चीजें लगा करके पूरा प्लांट डिजाइन करना होता है। तो मोस्टली अगर हम एक स्टार्टअप के रूप में बात करें, जो हमारे छोटे छोटे व्यवसायी जो अभी नए नए स्टार्टअप के रूप में आ रहे हैं, वो 100 kg पर आवर से लेकर के 1000 kg पर आवर का ही प्लांट सेलेक्ट करते हैं। और इससे आप अपने नेचुरल, अपने जो आसपास का एरिया है 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर का पेरिफेरी यानी गोल सर्किल का एरिया जो हो गया, उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और आसानी से बड़ी कंपनीज यानी कि अडानी का फॉर्च्यून आ रहा है या आशीर्वाद आटा आ रहा है, शक्ति वो आटा आ रहा है, इन सबको आसानी से आप कंपीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन कंपनीज के अंदर इन लोगों को दूर तक आटा पहुंचाने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ते हैं और प्रिजर्वेटिव से ही ये लोग इस आटे की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। हम लोकल सर्किल में इन कंपनीज को बिना प्रिजर्वेटिव के और अच्छी साइकिल में यानी कि 1 वीक की साइकिल के अंदर आटा दे करके अच्छे से इस पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बड़ी कंपनीज को टक्कर देनी है तो आपको रॉ मटेरियल यानी कि आपको किस क्वालिटी का, किस वैरायटी का गेहूं आपको सेलेक्ट करना है, ये सारा आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें लॉकवन आती है, शरबत की आती है, तो जो अच्छी वैरायटी है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर अशोकनगर, सीहोर, आस्था, ये बेल्ट के अंदर निकलने वाला गेहूं बहुत ही उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। हालांकि देश के हर पार्ट में ही गेहूं होता है, लेकिन कुछ बेल्ट का गेहूं बहुत ही उत्तम माना जाता है, महंगा भी होता है, लेकिन इसका जो बनने वाला आटा होता है उसके अंदर गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है। उसकी रोटी एकदम ऐसी बनती है जो रबड़ की तरह ना होती है, बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनती है। तो दोस्तों जैसा आप इसमें इनपुट डालेंगे वैसा ही आप इसके अंदर चपाती बना सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग में ये ध्यान रखें कि किसी बड़ी कंपनी से कंपीट करना, टक्कर देना कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल का यानी कच्चे माल, कच्चे गेहूं का जो चुनाव है वो आपको अपनी गुणवत्ता, अपनी योग्यता से करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब दोस्तों इस पूरे प्रोसेस से हम समझते हैं कि आखिर हम प्लांट जब लगा रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आटे का प्लांट नॉर्मली जैसे हम देखा जाए तो हर शहर के अंदर प्रॉफिट आटे के प्लांट लगे होते हैं। तो अगर हम लोग मैक्सिमम इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रॉफिट को देखें तो गेहूं का आटा बनाना या उसको बेचने के अंदर हम लोग 2 से ढाई रुपए पर केजी का यानी 2 से ढाई रुपए किलो का प्रॉफिट आसानी से जनरेट कर सकते हैं अगर हम लोग कंटिन्यूसली प्लांट को चला रहे हैं। और अगर हम लोग इंटरमिटेंट चला रहे हैं यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला रहे हैं तो 1 से 1.5 रुपए किलो का प्रॉफिट आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन का बात। तो दोस्तों ये सारी हो गई थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि गेहूं क्या होता है, गेहूं का आटा क्या होता है, कैसे मशीन्स होती हैं, कैसे क्लीनिंग होती है, कैसे सॉफ्टनिंग कंडीशनिंग होती है, क्या आटा कैसे बनता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ तक देख ली। और आशा है कि मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की होगी। मैं मानता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सारे वीडियो से हटकर होगी। और अगर आपको इसी मोमेंट पर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अभी ये सफ़र खत्म नहीं हुआ है, अब हम 1-to-1 फील्ड में यानी हमारे प्लांट में जाएंगे जहां हमारी मशीन्स बनती हैं, वहां पर 1-to-1 जाकर के हम हर मशीन को ओवरव्यू करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर वो मशीन दिखती कैसी है और वो मशीन होती क्या है। तो आपने अभी तक पूरे प्रोसेस को जो मेरा वीडियो है उसको आप ध्यान से सुनिए, एक एक मशीन की जानकारी को लिखिए। और अब हम चलते हैं प्लांट के टूर पर जहां पर हम लोग आपको 1-to-1 सारी मशीन्स दिखाएंगे। सादा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको हमारी मशीन की क्वालिटी और मशीन बनाने की जो हमारी प्रोफिशिएंसी है उसके बारे में आपको पता लग जाए। और ये मशीन जब कलर होकर के प्लांट में लगती है तो उसका वीडियो हम अलग से आपको डाल के दिखाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग आपको प्रोडक्शन में हमारी मशीन्स कैसी लगती हैं, कैसी उनकी हैवी स्ट्रक्चर है, कितनी लाइफ दे सकती हैं तथा इनका वर्किंग क्या है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों ये इस प्लांट से अलग थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज की डेट में क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है, तो आज की डेट में हम लोग कई प्लांट में स्टोनलेस पल्वराइजर भी दे रहे हैं, यानी कि बिना पार्ट के पल्वराइजर भी दे रहे हैं। क्योंकि हमारे कई भाइयों को ये तकलीफ आती है कि हम
पार्ट में हम टोचन नहीं कर सकते, उसकी गुड़ाई नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग इस पल्वराइजर मशीन को देते हैं, जहाँ पर कि एक जाली सिस्टम रहता है। जाली सिस्टम के ऊपर जब हमारा पानी लगा हुआ गेहूँ आता है तो उससे हम लोग इसको बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर गुणवत्ता की बात की जाए तो फिर भी गुणवत्ता जो होती है वो हमारे चक्की का जो आटा रहता है, चक्की फ्रेश आटा का जो रहता है, वो वैसी गुणवत्ता या वैसा टेस्ट इसमें नहीं आ पाता है। ये जस्ट उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ चक्की के बिना आटा बनाना चाहते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन सबसे अच्छे जो रिजल्ट अभी आटे के आते हैं वो चक्की से ही आते हैं। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप लोग अगर चक्की बिना आटा बनाने की सोचते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास मशीन मौजूद है। दोस्तों अब हम हमारे पड़ाव के सबसे अंतिम मशीन पे हैं, लेकिन ये अंतिम मशीन ना होकर के अगर देखा जाए तो क्वालिटी के लिए सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है। यह मशीन है सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन। यह दोस्तों इस मशीन के अंदर हम लोग हमारे चक्की से निकलने वाले आटे को न्यूमेटिकली यानी हवा से लिफ्ट करके यहाँ पर लाते हैं। यहाँ से ये एयरलॉक सिस्टम से ये आटा हमारे पूरे सिस्टम के अंदर घुसता है। यह जो ड्रम है ये घूम सकता है। इस ड्रम के ऊपर हमारी बारीक जाली जो सामान्यतः 48 मैश या 50 मैश की होती है अलग अलग रीजन के हिसाब से, बनस्पत के अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हैं तो ये 50 मैश की रहेगी और आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो ये 45 से 48 मैश की रहती है। तो उस तरह की डिज़ायर्ड जाली हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। इस पूरी सिस्टम के अंदर जब हमारा पिसा हुआ आटा घुसता है तो बारीक आटा निकल करके बाहरी सरफेस पर आ जाता है और मोटा जो चॉपर रहता है वो अलग होकर के हमको उस आउटलेट से मिल जाएगा, सेकंड आउटलेट से मिल जाएगा, और हमारा जो बारीक आटा है वो हमको फर्स्ट आउटलेट से मिल जाएगा। इस मशीन का सही तरह से मैन्युफैक्चरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी तरह से अगर हमारा चापड़ गेहूं में मिलता है तो हमारी आटे की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है। इसलिए यह मशीन हमारे आटे की क्वालिटी को डिसाइडिंग करने में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपनी जाली को बारीक करके और मोटा करके हमारे आटे के हिसाब से हम लोग इसको बना के बेच सकते हैं। तो इसलिए इस मशीन से हम लोग जब तक परफेक्ट सीविंग नहीं करेंगे, छनाई नहीं करेंगे, तो परफेक्ट आटा मिलने वाला नहीं। इसलिए सीविंग के लिए यह मशीन सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है। और इस मशीन के ऊपर सही जाली का चुनाव, सही तरह से जाली लगाना, जाली की मेंटेनेंस देखना, तो साथ साथ जाली के साथ साथ नीचे जो स्क्रू वर्म लगा हुआ है जो कि हमारा ब्रांड को या चॉपर को आगे लेकर आ रहा है, इन सब का सही तरह से संयोजन करना इस मशीन की सही गुणवत्ता को डिसाइड करता है। और सही गुणवत्ता की मशीन बनाकर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आप इस मशीन से बनने वाले आटे को आसानी से डायरेक्टली मार्केट में किसी भी बड़ी कंपनी के कंपेयर में बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत हैवी स्टील में बनी हुई है तथा जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कंपनी में मौजूद सारी मशीन्स हम लोग हैवी स्टील को यूज करके बनाते हैं ताकि आप यानी हमारे जो कस्टमर्स हैं इनको इस मशीन की अच्छी खासी लाइफ मिल सके, जो कि 5 से 10 साल की होती है। और प्लांट दोस्तों जीवन में एक बार लिया था, लेकिन अगर प्लांट सही तरह से चलता है और उसकी सही लाइफ मिलती है तो आप अपनी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा फैक्ट्री का टूर, जहाँ पर हमने आपको वीडियो में पहले एक्सप्लेन की हुई सारी मशीन्स को हमने 1 to 1 आपको दिखाया कि किस तरह से हम एक बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट रॉ मटेरियल को चुनाव करते हुए हमारी मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं और किस तरह से हम 7 से 8 मशीन के कॉम्बिनेशन से
सिंक्रोनाइजेशन से एक आसानी से गेहूं का आटा बनाने का प्लांट को प्लान कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर दोस्तों आपने क्लीनिंग सेक्शन को भी देखा, उसके अंदर लगने वाली मशीन्स को भी देखा, कंडीशनिंग सेक्शन को भी देखा, आपने चक्की भी देखी, न्यूमेटिक सिस्टम भी देखा और आपने सीविंग मशीन भी देखी जो कि इस पूरे प्लांट को डिफाइन करती हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमने इस पूरे वीडियो के अंदर हमने पूरी जान डाली है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फैक्ट्री से डायरेक्ट आप तक पहुँचाई जाए ताकि आपको डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करने का मौका मिल सके। अगर आपको इस मोमेंट पर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को कमेंट भी कीजिए और साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके इस प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फरवरी का सीज़न आ रहा है जहाँ पर कि गेहूं की कटाई पूरे इंडिया के अंदर चालू हो जाती है और बहुत ही मात्रा में गेहूं से आटे बनाने के प्लांट लोगों की डिमांड में आ जाते हैं। तो अगर आपको सही समय से प्लानिंग करना हो और अगर आपने पूरा मानस बना लिया है, अपनी कैपेसिटी का चुनाव कीजिए, अपने लोकल में सर्वे कीजिए कि कितना आप आटा बेच सकते हैं तथा आपके आटा प्लांट को आप सही समय पर, अभी सबसे सही समय इस पर प्लान करके उसका ऑर्डर दीजिए ताकि आप सही समय पर मार्केट में एंट्री कर सकें और बड़े बड़े दिग्गज जो आसानी से मार्केट में बैठे हुए हैं उनको आप कम्पीट करके अपने आटे की सेल को बढ़ा सकें। दोस्तों इस पूरे प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pvgfoodmachinemanufacturer.com या www.provicengineering.in पर भी जाकर के आप इसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप अपने जैसे कई दोस्तों को, किसान भाइयों को, फार्मर्स को या एंड यूजर्स को इस पूरे वीडियो को फॉरवर्ड करके उसके पुण्य में भी अपना संचय कर सकते हैं, यानी कि उसके प्लांट को लगवाने में अपनी मेहनत को योगदान दे सकते हैं और आसानी से हमारे वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल फॉर liking this video, thank you all.